आजकल ब्लैक फंगस नाम की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इससे संबंधित कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे। इसी विषय में चर्चा करने के लिए रिजेंसी हॉस्पिटल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर राजन और डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं। व्हाट इज़ ब्लैक फंगस? राजन सर बताएंगे। रिद्धि जी, थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर फेसबुक व्यूअर्स। मैं डॉक्टर राजन भार्गव, रिजेंसी अस्पताल से। मैं रिजेंसी हॉस्पिटल में ईएनटी कंसल्टेंट हूँ। पता नहीं क्यों लास्ट 3 से 4 हफ्ते में हमारे पास इतने सारे लोग एक फंगल इन्फेक्शन जो पहले बहुत कम देखा जाता था, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते थे, आजकल बहुत देखने में आ रहा है। इसको मीडिया ने कॉमनली लेबल कर दिया है ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह की फफूंदी का इन्फेक्शन होता है उन लोगों में, खासकर जिन लोगों की अपनी इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसका नाम ब्लैक फंगस क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इनकी कॉलोनीज बना देते हैं या इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके जो स्पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं जिससे ये फैलता है, उसका रंग काला होता है। जब ये अंदर नाक या साइनस में चला जाता है तो इसकी टिश्यूज़ पे जो असर पड़ता है उससे टिश्यूज़ की ब्लड सप्लाई या खून का दबाव कम होने के कारण जो टिश्यूज सड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, वो कभी कभी काली हो जाती हैं। तो इसलिए इसके साथ एक एसोसिएटेड साइन भी होता है जिसे ब्लैक टर्मिनेट साइन भी बोलते हैं। पर मेरे ख्याल से इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस को कलर कोडिंग करना बहुत ही गलत है। हम जैसे ही किसी चीज़ को काला कहते हैं तो हम उसमें एक बुराई, कुटिलता डाल देते हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। असल में ब्लैक, वाइट, येलो कोई कलर कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें साइंस तक ही सीमित रहना चाहिए और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस किस्म का फंगस है और इसका किस तरह से इलाज बेहतर से बेहतर हो सकता है। क्या ये कोई नई बीमारी है और ये कितनी कॉमन है? डॉक्टर सौरभ हमें बताएंगे। फेसबुक लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, ईएनटी कंसल्टेंट, रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि ये ब्लैक फंगस बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। असली में ये बीमारी बहुत पुरानी है और ये इसके जो पेशेंट्स हैं ये पहले बहुत कम मिलते थे, लेकिन इधर पेशेंट्स इसके काफ़ी बढ़ गए हैं। ये बीमारी का जो डिस्क्रिप्शन है करीबन 100 इयर्स बैक भी बुक्स में मिलता है और हम लोग को भी ये पेशेंट्स साल में 1 या 2 पेशेंट्स ऐसे मिल जाते थे। लेकिन पिछले, जैसा डॉक्टर राजन ने बताया कि पिछले 1 या 2 हफ्ते से हम लोग को इतने पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो लग रहा है कि कोविड, डायबिटीज़ और स्टेरॉयड का जो एब्यूज़, इसकी वजह से ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अचानक से पूरे देश में बढ़ गए हैं। इसका कोविड से क्या एसोसिएशन है? रिद्धि जी, जैसे आपने पूछा कि इसका कोविड से क्या एसोसिएशन है, मुझे लगता है बहुत गहन। कारण ये है कि हम सडनली जब से ये नया वाला कोविड का स्ट्रेन इंडिया में पॉपुलर हुआ है, पॉपुलर शायद गलत शब्द है, मगर जब से फैला है तब से हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 से 3 हफ्ते या 1 महीना मान लें, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, इसमें इस म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इतने पेशेंट्स देखने में आ रहे हैं जिनको उससे पहले कोविड की बीमारी हो चुकी है। अब क्या ये हम कोविड को और म्यूकोरमाइकोसिस को जोड़ सकते हैं? शायद जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के बीमारी में आदमी की अपने आप से इम्यूनिटी कम हो जाती थी। दूसरे, वो समहाउ अपनी ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और उसमें एक किस्म की डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है और जो पहले से डायबिटिक हैं उनमें तो और बढ़ जाती है। तीसरे, कोविड के इलाज में स्टेरॉयड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आपकी ऑक्सीजन गिरती है कोविड में, वैसे ही स्टेरॉयड दिए जाते हैं और स्टेरॉयड देने से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता और कम हो जाती है, जिसके कारण इस तरह के जो फंगल इन्फेक्शंस, म्यूकोरमाइकोसिस जैसे, जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं, मतलब वो नॉर्मली हम सब के आसपास होते हैं, हम सब की नाक में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, मगर कभी हमको बीमारी नहीं करते। मगर हमारी अगर क्षमता कम हो जाए रोगों से लड़ने की तो वो बीमारी हमें करने लग जाते हैं। तो हमारी क्योंकि अपनी इम्यूनिटी कम हो गई, हमारी लोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई, तो म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यही मेरे ख्याल से इसका दोनों का
जोड़ है और मेल है, और ये इसी कारण इतने ज़्यादा इसके मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। क्या ये कम्युनिकेबल यानी एक से दूसरे में फैल सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अक्सर पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं या पेशेंट हमसे पूछते हैं, खासतौर से जो पेशेंट जिनको हम डायग्नोस करते हैं कि आपका ये पेशेंट को ब्लैक फंगस है, उनके अटेंडेंट्स बहुत डरे से रहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेशेंट्स के पास जाएं कि ना जाएं, उससे बात करें या उसके साथ बैठ के खाना खाएं। देखिए दर्शकों, ये जो कोविड की तरह से ये जो डिज़ीज़ है ब्लैक फंगस की, ये कम्युनिकेबल नहीं होती है। वैसे तो ये डिज़ीज़ अब जैसे बताया डॉक्टर राजन ने कि सबको होती ही नहीं है, ये सिर्फ उनको होती है जिनको बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। और ये जो फंगस है ये तो सभी के चारों ओर घूम रहा है, चाहे वो हमारे ओर हो चाहे किसी के पास भी ये इसको होने के चांसेस हैं। ये एक पेशेंट से दूसरे में नहीं जा सकती है। तो ये मिसकंसेप्शन या जो मिथ है या जो लोगों के मन में एक दुविधा है कि उन अपने जो ब्लैक फंगस के पेशेंट जिनके अटेंडेंस या रिलेटिव्स को हो गया है, तो वो उनसे कोई दूरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ये बहुत खतरनाक है और इसके क्या लक्षण हैं? रिद्धि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कारण यह है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कई लोग इसका कंपैरिजन कैंसर से भी करते हैं और कहते हैं कि ये कैंसर से भी तेज़ फैलती है, और ये हमारा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। कुछ लोगों को जिनको हमने इलाज बताया और वो हमारे पास वापस इलाज कराने नहीं आए या कुछ दिनों बाद आए, तो हमने एक स्कैन के बाद जब दूसरा स्कैन हफ्ते 10 दिन बाद कराया तो देखा बीमारी कहीं से कहीं फैल चुकी थी। इसमें खतरा क्या रहता है कि इसमें 2 किस्म की बीमारियां होती हैं। एक जो राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल होती है, मतलब नाक, साइनस, आँख और फिर दिमाग में जाने वाली, और एक दूसरी बीमारी जो होती है वो पल्मोनरी, मतलब लंग्स में जाने वाली, और दोनों ही जानलेवा हो सकती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी पुराने जो एविडेंस है, लिटरेचर है, इससे जुड़ी हुई बातें, किताबें हैं, वो सब ये कहती हैं कि इसके बीमारी के मरीज़ जो हैं उसमें मोर्टालिटी रेट 50 से 85% तक जा सकती है। तो आप खुद सोच सकती हैं कितनी खतरे वाली बीमारी है। साथ ही में एक नाक कान गले के डॉक्टर जो खतरा देखते हैं वो 2 किस्म का देखते हैं कि नाक और साइनस की तो परेशानी को आसानी से साफ कर सकते हैं, मगर वही परेशानी जब आँख में चली जाती है तो वो आँख की रोशनी ले लेती है या आँख का हिलने डुलने की सारी मांसपेशियों को वो जकड़ देती है। वहीं पे बात रुकती नहीं, फिर वो अंदर दिमाग में चली जाती है। तो अगर दिमाग की झिल्ली तक जाएगी तो मेनिंजाइटिस कर देती है, फंगल मेनिंजाइटिस, जिसका बहुत मुश्किल इलाज होता है। उसी के आगे अगर वो दिमाग में अंदर गई तो जगह जगह वो दिमाग के काम करने की क्षमता रोक देती है। तो किसी को लकवा हो जाता है, किसी और को कुछ दिमाग से रिलेटेड परेशानियां हो जाती हैं, और अंधा वो मरीज़ बचा नहीं पाते हम हर किस्म के इलाज करने पे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि इसको जितनी जल्दी पकड़ा जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर ये शुरुआती दौर में पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा इलाज हो सकता है और मरीज़ स्वस्थ होकर घर जा सकते हैं। शुरुआत पकड़ कैसे होगी? अगर कोविड इन्फेक्शन के बाद, और मैं कोविड तक ही अभी सीमित रहूँगा, दूसरी बीमारियों के बारे में बात नहीं करूँगा, कि कोविड के बाद के मरीज़ों को अगर एक तरफ चेहरे में दर्द होने लगे, एक तरफ सिर में दर्द होने लगे, नाक से एक तरफ से खून आने लगे, पपड़ी आने लगे, चेहरे पे या आँख में सूजन आने लगे, तो देरी ना करें, बिल्कुल देरी ना करें। कई लोगों में एक किस्म का आलस्य आ जाता है कि अभी तो कोविड से निकले हैं, देख लेते हैं। ये देखने का समय नहीं देती है बीमारी। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम आए हैं, और ख़ासकर उन लोगों में जिनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं थी, जिन्होंने लंबे समय स्टेरॉयड लिया था, जो आईसीयू में रहे थे, जिन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी ली थी, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो आपके नाक में दूरबीन डाल के चेक करेगा, हो सकता है स्कैन करके चेक करे, जिससे ये बात पता चल जाए शुरुआती दौर में कि आपको म्यूकर का इन्फेक्शन हुआ है, और वो उसका अच्छे से इलाज कर सके और आप स्वस्थ हो सकें, जो हमारी हमेशा आपके लिए कामना रहेगी। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इसके मैनेजमेंट को हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, एक प्रिवेंशन और दूसरा ट्रीटमेंट। तो जो प्रिवेंशन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं बताना दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि जो पेशेंट जिनको कोविड हो रखा है, जिनको कोविड अपना ट्रीटमेंट जिनको ले रहे हैं, तो स्वतः ट्रीटमेंट ना करें। अक्सर अभी देखा गया है कि वो अपने फ्रेंड से या अपने दोस्तों से, जानने वालों से वो अपना मैसेज लेके ट्रीटमेंट अपना फॉरवर्ड करा लेते हैं व्हाट्सएप पे और उसी को लेना शुरू कर देते हैं।
वो किसी डॉक्टर की सलाह लिए बगैर ये सारा काम करते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि बेसिकली उनकी शुगर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या। और ये जो ट्रीटमेंट है ये सारे पेशेंट्स के लिए इंडिविजुअलाइज होता है, मतलब हर एक मरीज़ को उसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर डिसाइड करता है, ना कि सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर की सलाह से लिया जाए, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी कई बार मैं देखा है कि स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा दे देते हैं, इनिशियल स्टेजेस में ही स्टेरॉइड देना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीमारी के पर्टिकुलर टाइम के बाद ही और ज़रूरत पड़ने पे ही स्टेरॉइड देना चाहिए। तो स्टेरॉइड को अगर यूज़ की जगह अब्यूज़ होगा तो डेफिनेटली इसके म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस समय पेशेंट को कोविड हुआ है उस समय ट्रीटमेंट अपना डॉक्टर की सलाह से लेना है। दूसरा, शुगर वाले पेशेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि जिनके शुगर है वो लोग भी स्टेरॉइड ले रहे हैं और उनको भी शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, उन पर भी ध्यान नहीं जाता है। तो डॉक्टर्स को उनको देखना होगा कि शुगर उनका कंट्रोल में रहे। और तीसरी बात, उनको अपनी इम्यूनिटी, जब पेशेंट कोविड से ठीक हो जाता है तो अचानक से वो खाना पीना, भीड़ भाड़ जगहों पे जाना शुरू कर देता है, तो जिससे कि उसको ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से उसको बचना चाहिए। अब दूसरा पार्ट आता है इसका कि ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जो इसके जैसे बताया डॉक्टर राजन ने कि इसका अर्ली डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जैसे ही बीमारी की लक्षण की शुरुआत हो, मतलब कि जैसे एक ही तरफ सुनपन, चेहरे पे दर्द, हेडेक, इस टाइप की चीज़ें हों, तो सबसे पहले ईएनटी सर्जन से जाके मिलें, क्योंकि नोज़ में इसका आइडेंटिफिकेशन सबसे ईजी होता है। नोज़ में ईएनटी डॉक्टर उसकी एंडोस्कोपी करके या नाक की जाँच करके इनिशियल स्टेजेस में ही इसको पकड़ सकते हैं। फिर जो शुगर का कंट्रोल है वो अच्छे फिजिशियन उसको शुगर को कंट्रोल करें। और तीसरा, फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो इसके एंटी फंगल ड्रग के अलावा जो लोकल सर्जिकल डिब्राइडमेंट, मतलब जहाँ जहाँ पे जो निक्रोस टिश्यू हो गया है, जो डेड टिश्यू हो गया है, उसको हटाना। कई बार इसको एक बार हटाना पड़ता है, कई बार 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 हटाना पड़ता है। तो ये जो एंटी फंगल ड्रग्स, सर्जिकल डिब्राइडमेंट और प्रिवेंशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसको कंट्रोल करके इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको बस एक जानकारी देना चाहते हैं कि रीजेंसी अस्पताल कानपुर में हमने म्यूकरमाइकोसिस, मैं ब्लैक फंगस बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, म्यूकरमाइकोसिस के लिए एक विशेष टीम बनाई है, जिसमें पूरा ईएनटी विभाग, हमारे फिजिशियंस, इंटेंसिविस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट सब जुड़ के और मेहनत से इसके लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, ये सब हम दूरबीन द्वारा इनके ज़्यादातर ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम ना केवल नाक और साइनस से बट आँख के अंदर से भी बीमारी दूरबीन द्वारा निकाल देते हैं, जिससे चेहरे पे कोई निशान ना पड़े और देखने में ख़राब ना लगे। मगर इन सब में हमारा बहुत मददगार होते हैं हमारे एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि ये मरीज़ बहुत बीमार होते हैं, एक लंबी बीमारी से निकल के आके चुके होते हैं, इनका चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका होता है और ये इतने बीमार मरीज़ होते हैं जिनके एनेस्थीसिया भी आसान नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोशिश करिए, अगर आपके पहचान में, जान पहचान में या कहीं पे कोई इस तरह का मरीज़ हो तो ऐसे अस्पतालों में जाएं जहां पे इससे संबंधित पूरी टीम बनी हो, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल या एक डॉक्टर्स के संभलने वाली बीमारी नहीं है, इसमें पूरा टीम अप्रोच की ज़रूरत होती है। थैंक यू।